हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट प्रथम के फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स का टॉपिक पृथ्वी के सापेक्ष गति मोशन रिलेटिव टू अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली धुरी अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और 24 घंटे में एक चक्कर जो है कंप्लीट करती है, एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्रों को घूर्णी निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा। तो हमने कहा जो हमारी पृथ्वी है ये उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली दूरी। तो हमने कहा जैसे मान लें हम, ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये ऊपर जो है ये नॉर्थ हो गया, नीचे जो है ये साउथ हो गया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो हमने कहा साउथ से नॉर्थ को, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी है गोलाकार है, तो इसके बीच में से हमने क्या किया, एक अक्ष का निर्माण कर लिया जो कि इसको उत्तर से दक्षिण की ओर, यह अक्ष उत्तर और दक्षिण को मिला रही है। तो हमने कहा ये जो अक्ष है ये क्या करती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, इस प्रकार से रोटेशन करती है, या यूं कहते हैं कि भाई इस प्रकार से रोटेशन करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करती है, रोटेशन करती है। उत्तर से पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से क्या करती है, इस अक्ष के सापेक्ष, ये जो अक्ष है इसके सापेक्ष घूर्णन करती है, जिससे दिन और रात का निर्माण होता है। यह एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्रों को घूर्णी निर्देश तंत्र मानना होगा। यद्यपि पृथ्वी सूर्य के प्रति कक्षीय गति में भी घूम रही है। कक्षीय गति का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा सूर्य है, तो पृथ्वी इसके चारों ओर इस प्रकार से भी गति करती है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। परंतु इसका कोणीय वेग, जो कक्षीय गति है, इसका कोणीय वेग पृथ्वी के चक्रणीय कोणीय वेग की तुलना में नगण्य होता है। अतः घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण कण पर दो प्रकार के छदम बल लगते हुए प्रतीत होते हैं। नंबर एक अपकेंद्रीय बल, नंबर दो कोरियोलिस बल। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स जो प्रत्येक कण पर लगता है, जो केवल गतिशील कण पर लगता है। ठीक है, जो अपकेंद्रीय बल है ये तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण प्रत्येक कण पर लगता है, और कोरियोलिस बल जो है वो केवल पृथ्वी पर गतिशील कण पर ही लगता है। हमने कहा पृथ्वी को गोलाकार मानकर इसके घूर्णी निर्देश तंत्र होने के कारण उत्पन्न दोनों आभासी बलों के प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। तो कण पर अपकेंद्रीय बल का क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी का चक्रणीय गति से कोणीय संवेग ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, 2 इंटू 3.14 इंटू टी। टी पृथ्वी का एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे का मतलब हो गया 24 इंटू 60, तो 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। और इसको हमने हल किया तो वैल्यू हमें मिली 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। तो जो पृथ्वी का चक्रणीय कोणीय वेग आया, रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी जो आई ओमेगा, उसकी वैल्यू 7.29 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। हमने कहा माना पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश वाले किसी स्थान पर एक कण स्थित है। तो किसी स्थान P पर एक कण स्थित है। बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र O से मिलाने वाली त्रिज्य सदिश पृथ्वी के निरक्षीय तल से जो कोण बनाती है वह अक्षांश कोण कहलाता है, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र O से मिलाने वाली त्रिज्य सदिश पृथ्वी के निरक्षीय तल इक्वेटोरियल प्लेन, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, से मिलान से जो कोण लैम्डा बनता है वह अक्षांश कोण कहलाता है। तो इसको हम एक बार
चित्र से समझ लेते हैं। तो हमने कहा यह है हमारी पृथ्वी हो गई, ये जो गोल है गोलाकार, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, ये जो दिख रही है। अब इस पृथ्वी में ये जो है ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, और इसी के पैरेलल हम प्लेन लेते जाएं तो ये हमारे क्या हो गए, ये अक्षांश हो गए, ठीक है। और इस तरीके से खड़ी लाइनें जो होती हैं ये क्या बनाती हैं, ये देशांतर बनाती हैं, देशांतर को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो हमने कहा ये जो है यहाँ पर हमने कहा कण की स्थिति बिंदु P पर है, इसका मतलब ये हो गया कण जो है ये इस पृथ्वी के सतह पर है। जैसे मान लो हम एक गोल गेंद ले लें और उसके सरफेस पर एक पॉइंट हमने डिनोट कर दिया, ये हमारा बिंदु P हो गया। अब इस P को पृथ्वी के केंद्र से मिला लिया हमने, तो ये क्या हो गया OP, ये त्रिज्य सदिश हो गया। ये इक्वेटोरियल प्लेन से मिलाने वाली रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो हमारा अक्षांश कोण हो गया, ठीक है। ये जो है ये क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। इस इक्वेटोरियल प्लेन को हमने इसकी जो मतलब ये क्या बोलेंगे इसको, सरकमफ्रेंस जो परिधि है इसके किसी बिंदु को हमने किससे मिला लिया, केंद्र से मिला लिया। इसके साथ में ये जो एंगल बनता है ये हमारा लैम्डा होता है, इसको हम नाम देते हैं अक्षांश कोण, ठीक है। इसको हम ये जो तल बन रहा है हमारा प्लेन बन रहा है इसको हम बोलते हैं निरक्षीय तल, इक्वेटोरियल प्लेन। तो एक निरक्षीय तल से जो कोण बनता है उसे हम लैम्डा या अक्षांश कोण कहते हैं। अक्षांश को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। बिंदु P को मूल बिंदु O मानते हुए एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं जिसकी x डैश अक्ष पूर्व दिशा में, y डैश अक्ष उत्तर दिशा में तथा z डैश अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर अर्थात पृथ्वी की सतह के लंबवत ऊपर की ओर होती है। यह निर्देश तंत्र पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। तो ये हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, ये देखिए हमने कहा कण की स्थिति ये यहाँ है, ठीक है। इसको केंद्र मानते हुए P को केंद्र मानते हुए मूल बिंदु मानते हुए हमने एक निर्देश तंत्र की कल्पना की जिसकी x डैश अक्ष जो है ये पूर्व दिशा में है, y डैश अक्ष जो है ये उत्तर दिशा में है और ये जो z डैश अक्ष है ये पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा बिंदु है, इससे ऊपर की ओर वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। अब ये जो बिंदु P है एक हमने इसके एक अक्षांश तल बना लिया ये वाला, ठीक है। इसके केंद्र को हमने P से मिला लिया, तो ये एंगल भी कितना होगा, लैम्डा होगा, ये एंगल भी लैम्डा हो गया। तो इसको हमने एक अलग से चित्र में प्रदर्शित कर लिया, ये इस प्रकार से। यहाँ पर O है, ये O डैश है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ये तो हमने कहा ये O डैश O हो गया, ये हमारा O डैश हो गया, ये एंगल लैम्डा हो गया। तो ये एंगल जो है ये वाला भी लैम्डा हो गया। अब ये लैम्डा है तो ये वाई डैश अक्ष जो है इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री माइनस लैम्डा बनेगा। तो ओमेगा के साथ वाई डैश का जो एंगल होगा वो लैम्डा होगा और साथ में जेड डैश के साथ जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री माइनस लैम्डा हो गया। अब हमने कहा कि ये जो हमारी अक्ष थी इसको हमने मूल इसके मतलब इस अक्ष के पैरेलल एक हमने अक्ष कंसीडर कर ली, वो इस प्रकार से ये दोनों पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, ओमेगा कोणीय वेग से गति करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा निर्देश तंत्र है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश अक्ष से बना निर्देश तंत्र है ये भी ओमेगा कोणीय वेग से क्या करेगा, रोटेशन घूर्णन करता है। तो निर्देश तंत्र जो हमने तैयार किया है, जो काल्पनिक निर्देश तंत्र है, पृथ्वी के घूर्णन के इस कारण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। चित्र के अनुसार घूर्णी निर्देश तंत्र चित्र के अनुसार घूर्णी निर्देश तंत्र ओमेगा के को दो घटकों में विभाजित किया कर सकते हैं। प्रथम घटक उत्तर की ओर अर्थात वाई डैश दिशा में जिसका कंपोनेंट हो गया ओमेगा कोस लैम्डा तथा दूसरा घटक ऊर्ध्वाधर अर्थात जेड अक्ष की ओर जिसका कंपोनेंट हो गया ओमेगा साइन लैम्डा होता है। यदि अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश है
हमने कहा एक्स डैश अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप डैश, वाई डैश अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप डैश तथा जेड डैश अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप डैश है। तो हमने कहा एक बार चित्र से देख लेते हैं। हमने कहा ओमेगा का हमने वाई डैश अक्ष के अनुदिश घटक लिया तो ये हो गया ओमेगा कोस लैम्डा, जेड डैश अक्ष के अनुदिश घटक लिया तो हो गया ओमेगा कोस 90 डिग्री माइनस लैम्डा या कोस ओमेगा साइन लैम्डा। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इक्वल्स टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। और अगर इधर हमें कंपोनेंट लेना है एक्स डैश अक्ष के अनुदिश, एक्स डैश अक्ष के अनुदिश हो गया इसका कितना होगा, एक्स डैश अक्ष के अनुदिश जो कंपोनेंट होगा वो ओमेगा कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा कोस 90 डिग्री, इसका मतलब 0। तो एक्स डैश अक्ष के अनुदिश इसका कोई भी घटक नहीं होगा। तो हमने कहा वाई डैश अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ये हो गया, जेड डैश अक्ष के अनुदिश ये हो गया। तो ओमेगा इक्वल्स टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। यदि पृथ्वी पर घूर्णी निर्देश तंत्र में कण पर P पर कोरियोलिस बल 0 होगा जबकि अपकेंद्रीय बल माइनस m ओमेगा क्रॉस आर प्रेक्षित होगा। यदि स्थिति P पर वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण g है तथा आभासी गुरुत्वीय त्वरण g लैम्डा है तो g लैम्डा इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो जो पीछे हमने कहा था कि कण पर लगने वाला बल F इक्वल्स टू एफ आर प्लस एफ ए, ठीक है। तो हमने कहा एफ आर की मैं यदि बात करूं तो एम जी हो गया, ये हो गया एम जी लैम्डा बराबर माइनस एफ ए। तो एफ ए जो है जो आभासी बल वो हमने यहाँ इससे डिनोट किया है ओमेगा क्रॉस आर से, ये जो है माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो जी लैम्डा जो आभासी त्वरण आया जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। यहाँ सदिश आर घूर्णन केंद्र ओ डैश के सापेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश है, अतः आर के घटक जो हैं वो हमने ले लिए वाई डैश अक्ष के अनुदिश माइनस आर साइन लैम्डा और जेड डैश अक्ष के अनुदिश घटक हो गए आर कोस लैम्डा। तो आर इक्वल्स टू माइनस जे डैश आर साइन लैम्डा प्लस के डैश आर कोस लैम्डा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर है तो आर इक्वल्स टू आर कोस लैम्डा। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। ये आ गया। तो हमने कहा ये जो डिस्टेंस ली है ये हमने आर ली है, ठीक है। तो वाई के अक्ष के अनुदिश हमने इसका कंपोनेंट ले लिया और हमने जेड डैश अक्ष के अनुदिश कंपोनेंट ले लिया। तो वाई डैश अक्ष के अनुदिश ये आर साइन लैम्डा हो गई और जेड डैश अक्ष के अनुदिश ये कंपोनेंट हमारा हो जाता है आर कोस लैम्डा के बराबर। और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, इसका कंपोनेंट इस तरफ लिया तो ये हो गया हमारा आर कोस लैम्डा। तो इसका मतलब कैपिटल आर जो है वो किसके बराबर हो गया, वो आर कोस लैम्डा के बराबर हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ से निकाला, देखो ये है आर और ये है स्मॉल आर। तो इसका इधर कंपोनेंट लेना है तो इधर कंपोनेंट लिया तो कितना हो गया आर इक्वल्स टू आर कोस लैम्डा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर दी। तो आर इक्वल्स टू, और ये माइनस क्यों लिया और ये प्लस की वैल्यू आएगी, ये माइनस जे कैप डैश आर साइन लैम्डा प्लस के कैप डैश आर कोस लैम्डा। तो माइनस लेने का कारण क्या है कि भाई इसका अगर हम कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है तो ये हो गया आर साइन लैम्डा और इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये वैल्यू इधर आएगी, ठीक है। तो इस वजह से एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और दूसरी वैल्यू नेगेटिव आएगी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर है तो आर इक्वल्स टू आर कोस लैम्डा। तो जहाँ पर आर है वहाँ हम क्या रख देंगे आर कोस लैम्डा। तो आर की वैल्यू आ गई आर इक्वल्स टू माइनस जे कैप डैश आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश आर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब समीकरण 1 व 3 से मान 2 में रख देते हैं। तो देखो आर ये रहा, देखो
समीकरण 1 से ओमेगा ले लिया, समीकरण 3 से हमने आर ले लिया और उठाकर समीकरण 2 में ओमेगा ओमेगा और आर की वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा ओमेगा क्रॉस आर वैल्यू हमने रख ली और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इनका, मतलब सदिश गुणनफल करने से हमें ये वैल्यू जो है ये प्राप्त होती है। इसको हमने हल किया तो देखिए यहाँ पर ओमेगा आर कोस लेमडा कॉमन, यहाँ भी ओमेगा आर कोस लेमडा कॉमन, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर लेमडा प्लस कोस स्क्वायर लेमडा इक्वल्स टू 1। तो जी लेमडा इक्वल्स टू माइनस के कैप डैश जी माइनस ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश ओमेगा आर कोस लेमडा। अब वापस समीकरण 1 से हमने ओमेगा की वैल्यू रख ली, ये वैल्यू ऑलरेडी थी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने, सदिश गुणनफल लिया और इसे हल कर लिया। तो जी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस के कैप डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस जे कैप डैश ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा प्राप्त होता है। अब अतः त्वरण का परिमाण जी लैम्डा इक्वल्स टू, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया और इसका स्क्वायर लेकर और ऐड कर दिया और इसका क्या ले लिया हमने, वर्गमूल अंडर रूट ले लिया। तो जी लैम्डा का परिमाण जो आया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा साइन स्क्वायर लैम्डा प्राप्त होता है। क्योंकि ओमेगा एक छोटी राशि देखिए हमने ऊपर ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, ओमेगा 10⁻⁻5 की कोटि का है, तो ओमेगा की पावर 4 जो है वो और छोटी हो जाएगी। तो जो सेकंड पद है इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चूंकि ओमेगा एक छोटी राशि है अतः ओमेगा की पावर 4 युक्त पद उपेक्षणीय माना जा सकता है। तो जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा समीकरण नंबर 5 प्राप्त होता है। समीकरण 5 पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव को व्यक्त करता है। यदि प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण जी लैम्डा की दिशा वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण की दिशा से थीटा कोण बनाती है तो टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा साइन लैम्डा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू जो आएगी हमारी कौन से प्लेन में आएगी, जी लैम्डा की वैल्यू जो है वो कौन से प्लेन में आएगी, वो आएगी हमारी वाई जेड प्लेन में, वो वाई जेड प्लेन में आती है। तो वाई जेड प्लेन में आ रही है, इसका मतलब अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें तो जी जो है वो इस तरीके से नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये इस तरीके से आएगी, तो ये जो कोण बना रही है वो कोण जो है जी से, अगर थीटा कोण है दोनों के बीच में, जैसे हमने कहा ये तो हमारा हो गया जी लैम्डा, ये हो गया हमारा जी, ये एंगल यदि थीटा है तो टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा अपॉन जी माइनस ओमेगा की पावर 2 आर कोस स्क्वायर लैम्डा प्राप्त होता है। जी के सापेक्ष ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा उपेक्षणीय होता है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा जी जो है प्राप्त होता है। अब हमने कहा इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 साइन लैम्डा कोस लैम्डा इक्वल्स टू साइन 2 लैम्डा। तो टेन थीटा का मान हमें प्राप्त होता है ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 लैम्डा अपॉन 2g, समीकरण नंबर 6। तो हमने कहा स्थिति 1 ध्रुवों पर लैम्डा का मान 90 डिग्री होता है, इसलिए कोस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो हमने कहा जी पी इक्वल्स टू जी, तो ये वैल्यू हमने निकाल ली कहाँ से, यहाँ से। तो कोस लैम्डा यहाँ 90 डिग्री रहा, तो जी लैम्डा इक्वल्स टू जी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो जी एट पोल्स ध्रुवों पर, तो ध्रुवों को पोल जी एट पोल्स इक्वल्स टू जी के बराबर प्राप्त होता है। अब सिमिलर हमने यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू कितना रखा, 90 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री,
साइन 180 डिग्री इक्वल्स टू 0, इसलिए थीटा पी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवों के ऊपर जो आभासी गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है और उन दोनों की दिशा भी क्या होती है, समान होती है। अर्थात ध्रुवों पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक त्वरण g के बराबर होता है, जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। अब हमने कहा स्थिति 2, भूमध्य रेखा पर लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू हम 0 लेते हैं तो कोस लैम्डा की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। कोस लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी लैम्डा जी ई फॉर इक्वेटोरियल इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब हमने कहा लैम्डा कितना रखना है, हमें 0 रखना है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 रखते ही यहाँ 0 रखा हमने, तो साइन 0 0। तो इस स्थिति में थीटा ई जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण पर पृथ्वी के घूर्णन का अधिकतम प्रभाव होता है, परंतु इस स्थिति में प्रेक्षित त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही होती है। अब हमने कहा यदि लैम्डा इक्वल्स टू 45 डिग्री है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 45 डिग्री हमने वैल्यू यहाँ प्लेस की। तो कोस 45 तो होता है 1/√2, स्क्वायर किया तो 1/2, तो वैल्यू हो गई जी लैम्डा इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2। अब यहाँ पहुँचे हम, लैम्डा इक्वल्स टू 45, तो टोटल हो गया 90 डिग्री। साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g प्राप्त होता है। अतः लैम्डा इक्वल्स टू 45 डिग्री अक्षांश वाले स्थान पर प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण की दिशा वास्तविक त्वरण की दिशा में अधिकतम झुकी होती है।